Okay, good morning to all my dear student of class 11 science. As you know that today again there was a net connectivity issue, so we are not able to complete our live streaming classes. So here I am again to discuss our today's lecture, and that video I will upload on YouTube so that you can watch over there. So here I am going to continue with our topic. So our topic was, if you remember that the last time we discussed about the Bohr's atomic model, and in the Bohr's atomic model what was the basic thing we discussed? The basic thing we discussed about the hydrogen spectrum. Okay, whenever the radiation will occur, whenever the excitation of electron will take place from one energy level to the other energy level, then what will happen? It will radiate some energy, some radiation will be there, and that we can find out their frequency, wavelength, energy with the help of the Rydberg formula. And moreover, with the help of the Rutherford model, we also discussed that outside the nucleus, electrons revolve in a certain definite orbits, which orbits are called as the discrete orbit, and in those orbit energy will not radiate. Okay, and one more thing we also discussed to find out the energy of the electron in the particular orbit, as well as we also discussed to find out the radius of that particular orbit in which electron revolves. Okay, so that was a very much important point, but you remember that actually according to the Bohr's atomic model, क्योंकि अब मैं तुम्हें क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, बोर्स, मैंने बताया था कि बोर्स एटॉमिक मॉडल जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्लासिकल और मॉडर्न के बीच का ब्रिज है। क्लासिकल कॉन्सेप्ट की कुछ डिमेरिट्स बोर्स ने दूर करी और मॉडर्न के लिए एक फ्यूचर तैयार किया कि ऐसा और भी कुछ हो सकता है, क्योंकि बोर्स के मॉडल में भी कुछ लिमिटेशंस आ गई थी, और लिमिटेशन के साथ साथ कुछ उन्होंने स्पेशल फीचर्स दिए विच आर वेरी मच हेल्पफुल टू डिस्कस in the modern structure, or you can say the orbital concept of the atom. Okay, so the very much important thing, I am here to discuss a very much important word, that is the quantization of energy. That is a very much important part, quantization. So first of all, dear, you must know what is the meaning of quantized. ये क्वांटाइज्ड वर्ड का मतलब क्या हुआ, मैं तुम्हें एक बड़ा छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ। हालांकि क्वांटाइज्ड वर्ड का मतलब होता है फिक्स वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ आई एम सेइंग दैट यू जस्ट वेंट टू द मार्केट टू बाय अ शुगर, आप बाजार गए, कुछ शक्कर खरीदने गए। अब शुगर अगर आप खरीदोगे तो 1 kg भी होगा, 2 kg भी होगा, 1.25 kg भी होगा, 1.5 kg भी हो सकता है, 3.5 भी हो सकता है, 750 ग्राम भी हो सकता है। इट मीन्स दैट शुगर जो आप ले रहे हो ना, वो एक फिक्स वैल्यू नहीं है उसके वेट का, वो वैल्यू घट बढ़ सकती है। और यहीं पर अगर आप मार्केट जाते हैं पेन खरीदने, तो कभी आपने ऐसा खरीदा है कि साहब मुझे 1.5 पेन दे दो, या 3.2 पेन दे दो, या 2.3 या 2/3/2 पेन दे दो? इट्स नॉट लाइक दैट, बिकॉज इट्स हैविंग अ फिक्स वैल्यू। इसका एक फिक्स वैल्यू है कि मुझे 1 पेन चाहिए, 2, 3, 4, वॉट एवर इट इज देयर। So that is the meaning of the quantized. ये quantized word का मतलब होता है। अब बोर्स एटॉमिक मॉडल के हिसाब से क्या हुआ? बोर्स एटॉमिक मॉडल के हिसाब से हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, जहां पर एनर्जी रेडिएट नहीं होती, या अगर होगी तो इसका एक फिक्स अमाउंट होगा, 10⁻⁸ सेकेंड के लिए इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, देन वॉट एवर द रेडिएशन विल अकर, दैट यू कैन से दैट। तो बोर्स ने क्या बोला? बोर्स ने क्वांटाइज्ड वर्ड के हिसाब से नहीं बोल पाया, ठीक है। जबकि क्या है, आगे जब फ्यूचर में और दूसरे कॉन्सेप्ट बने तो उनके हिसाब से क्या हुआ? उनके हिसाब से ये हुआ कि साहब न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा वो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से होगा, एक सर्टेन रेडिएशन होगा ना। फॉर एग्जांपल आपने बोला कि 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर का जो रेंज है वो विजिबल स्पेक्ट्रम में है, तो एक सर्टेन वैल्यू आएगा ना, एक फिक्स वैल्यू आएगा, तब आप कहोगे साहब इसके बीच में आएगा। तो यहां से ये भी आया, क्वांटाइजेशन एक वर्ड बन के आया, ठीक है। खैर, इसके साथ साथ बोर्स एटॉमिक मॉडल के डिमेरिट्स क्या क्या बने? बोर्स एटॉमिक मॉडल का सबसे बड़ा डिमेरिट ये बना कि बोर्स एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ विच एटम? हाइड्रोजन एटम एंड द हाइड्रोजन लाइक एटम। मतलब ऐसे स्पेक्ट्रम बोर्स के मॉडल पे बताए जा सके जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। बट हाउ वी आर एबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज? ऐसा तो नहीं बता सकते, तो ये बोर्स का डिमेरिट बना। सेकेंड वन इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट
Bohr's atomic model couldn't explain Zeeman effect, and the second one was Stark effect. That is a very much important point. ये भी बोर्स का एक डिमेरिट है. It is also the demerit of Bohr's model. ये भी बोर्स मॉडल का एक डिमेरिट है कि was unable to explain about the Zeeman effect and the Stark effect. ये क्या होता है देखो, ये है the behavior of electron in magnetic field. This is the Zeeman effect. Okay, and the second one is behavior of electron in electrical field is called Stark effect. ये दोनों अलग अलग इफेक्ट है, स्टार्क इफेक्ट एज वेल एज द ज़ीमैन इफेक्ट. तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड में क्या डिफ्लेक्शन आएगा, क्या चेंज. एक्चुअली ये पॉइंट क्या हुआ, जब स्पेक्ट्रम बनाए गए तो वहां पर क्या हुआ कि जब किसी भी स्पेक्ट्रम को या किसी भी रेडिएशन को जब हमने मैग्नेटिक फील्ड से पास किया तो वहां पे जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी वो स्प्लिट होने लगी. तो ये क्यों हुई स्प्लिट, दैट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द नील्स बोर मॉडल. Like that, when the spectral lines pass through the electrical field, again the splitting take place. Why the splitting will take place, that was not able to explain with the help of the Bohr's model. So that is also one of the common demerit, biggest demerit of the Niels Bohr atomic model. ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और साथ ही साथ बोर्स एटॉमिक मॉडल के लिमिटेशन कुछ ये भी थे कि बोर्स के हिसाब से क्या है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, जबकि ऑर्बिट नाम की ऐसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि हमें वेव नेचर के हिसाब से भी जाना पड़ेगा. ठीक. दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन में डुअल नेचर आया है, तो डुअल नेचर को स्ट्रांगली रिकमेंड नहीं कर पाए बोर्स अपने में. रेडिएशन की बात थी, दैट वाज डिफरेंट थिंग. ओके, देन एक मैं तुम्हें रूल भी पढ़ाऊंगा आज के लेक्चर में, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. तो बोर्स एटॉमिक मॉडल में ये प्रिंसिपल भी एक्सप्लेन वेरीफाइड नहीं हो पाया. सो दैट वाज सर्टेन कॉमन डिमेरिट ऑफ द बोर्स एटॉमिक मॉडल. नाउ आफ्टर द बोर्स एटॉमिक मॉडल, तो अब ये कैसे प्रूव होगा. सो आफ्टर दैट द नेक्स्ट थिंग इज डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन. डुअल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का नेचर डुअल है, एंड दैट वाज गिवन बाय डी ब्रॉगली इक्वेशन. डी ब्रॉगलीज इक्वेशन. डी ब्रॉगली नाम के साइंटिस्ट ने ये बात बताई, डी ब्रॉगली इक्वेशन. So how he explained, कैसे explain हुआ देखो. So according to the de Broglie equation, electron has dual nature. इलेक्ट्रॉन का dual nature है. कौन सा? It's having the particle nature, जो शुरू से पढ़ते चले आ रहे हो, 9th-10th से पढ़ रहे हो. And the second one जहां हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसे समझने की, that is the wave nature. ये कैसे explain हुआ? Now you better know if anything is the particle. So according to Einstein equation क्या है, E is equal to mc square. ठीक. And then according to Planck equation, what was the Planck equation? E is equal to h nu. ये दोनों एनर्जी तो हैं, अगर हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या बनेगा, m into c square is equal to h into nu. So what is that? M into c square, h into c upon lambda. यहाँ c से c कैंसिल आउट होगा, तो क्या बनेगा, m into c is equal to h upon lambda. So what we can say that lambda is equal to h upon m into c. This is called the de Broglie equation, where the c is called as the velocity of light. ये velocity of light है, but for पार्टिकल की अगर बात करोगे तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, h into m into v. This is called the de Broglie equation. Now you see here, what is the m? Mass of the electron, mass of the particle. What is the v? Velocity of the particle. मतलब मैं एक फॉर्मूले में पार्टिकल भी बोल रहा हूँ, what is the lambda? It's the wavelength. तो मतलब वेव नेचर का भी आ गया, उसमें इंट्रोड्यूस हो गया, और पार्टिकल नेचर भी हो गया. So both are there.
So both are here. So you can say this is the equation which shows both nature. Which nature? Particle nature as well as the wave nature. तो यहां से स्ट्रांगली रिकमेंडेड हुआ कि इलेक्ट्रॉन अगर है या कोई पार्टिकल है तो उसका नेचर डुअल होता है. इट्स हैविंग द पार्टिकल नेचर एज वेल एज द वेव नेचर. ठीक है, ये याद रखिए. So some of the questions are also important. One of the two mark numerical can also become based on that formula, based on the de Broglie equation. It can come in your examination. Okay. Now after that, okay. The second one, अब तीसरा आप याद करो, मैंने आपको एक बात बताया था बहुत पहले कि क्लासिकल कॉन्सेप्ट और मॉडर्न कॉन्सेप्ट के बीच में जाने में तीन हमारे साइंटिस्ट ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया. एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसने ये बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ होगा. वहीं से आइडिया लग गया था कि एक फिक्स बाउंड्री में इलेक्ट्रॉन को नहीं रख सकते, वो बाहर जाएगा, रेडिएशन देगा. फिर आपने स्पेक्ट्रम फिनोमिना पढ़ा, फिर आपने डी ब्रॉगली इक्वेशन पढ़ा और एक और रूल आएगा, दैट इज द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. सो दीज थ्री आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस. Okay, so strongly recommended that to strongly fulfill the requirement that electron is having the dual nature, और यहीं से orbital वाला concept start हुआ. So very much important one. Okay, now so after that, अच्छा, one more thing, the second theory I am going to discuss, that is the Heisenberg's uncertainty. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. ठीक है, ये भी जो प्रिंसिपल है इन्होंने भी ये हमें बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा न्यूक्लियस के बाहर ही रहेगा, लेकिन फिक्स पाथ में नहीं रहेगा, एक ओपन एरिया में आ जाएगा. कैसे आया वो देखो. एक्चुअली अनसर्टेन वर्ड यहां पर लिखा है. अनसर्टेन वर्ड का मतलब जो कोई चीज सर्टेन नहीं है. क्या नहीं सर्टेन है? According to the Heisenberg principle, the velocity and position of electron can never be calculated accurately. Means if the velocity of the particle is certain, then there will be uncertainty in its position, and if the position of the particle is the certain, then there will be uncertainty in its velocity. सीधी सी बात है. मैं अगर चल रहा हूं लगातार तो मेरी वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर लोगे, सर्टेनिटी निकाल लोगे, बट पोजीशन तो नहीं निकाल पाओगे ना. एक सेकंड के जीपीएस के थ्रू मैं कभी इधर गया कभी उधर गया तो मतलब मेरी पोजीशन अनसर्टेन है. और अगर मैं एक जगह पे फिक्स हो गया, अभी मैं एकदम फिक्स हो गया, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको मेरी पोजीशन तो दिख जाएगी सर्टेनिटी में, बट मेरा वेलोसिटी अनसर्टेन होगा. ठीक. सो दैट वाज द Heisenberg uncertainty principle. कि according to this principle, the velocity and the position of electron cannot be determined accurately at a one time, at a one particular moment. Means if velocity of electron is certain, और यहां पार्टिकल मैं बताऊंगा कौन सा पार्टिकल आएगा, यहां पे किस टाइप के पार्टिकल आएंगे, देन देयर विल बी अनसर्टेनिटी, देयर विल बी अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन. ठीक है, अगर वेलोसिटी सर्टेन है तो पोजीशन अनसर्टेन होगी, एंड वाइस वर्सा. जस्ट उल्टा, पोजीशन सर्टेन हो गई तो वेलोसिटी अनसर्टेन हो जाएगी. सो दैट वाज द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. इक्वेशन कैसे दिया इन्होंने, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई. दिस इज द मोमेंटम, दिस इज द पोजीशन. तो मास इंटू वेलोसिटी फॉर्मूला बन गया. दिस इज द डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई. ये इक्वेशन बन. सो वेयर m इज द मास, ये मास हुआ इलेक्ट्रॉन का, ये वेलोसिटी हुआ, चेंज इन वेलोसिटी, और ये पोजीशन हुआ. ओके, बट यू प्लीज रिमेंबर दैट, एक यहां बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है कि दिस प्रिंसिपल इज वैलिड ओनली फॉर माइक्रो
माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए रूल वैलिड रहेगा. इट्स अ वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट. जस्ट अ मोमेंट. Okay, so this rule is valid for the which type of the object? This rule is valid for the microscopic object. Now, this is a very much important point. Microscopic object चाहिए. बहुत अगर बड़े मॉलिक्यूल आ गए तो वहां पर ये रूल फॉलो नहीं होता. कैसे नहीं होता देखो मैं बताता हूँ. एक्चुअली क्या है कि अगर m इंटू डेल्टा v आप ऐसे लेके आ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी इक्वेशन को ऐसा लिखूं, डेल्टा v इंटू डेल्टा x is greater than or is equal to h upon 4 pi m. ऐसे ले लिया मैंने. ठीक, अब समझो क्या होगा कि ये जो है डेल्टा v इंटू डेल्टा x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हुआ, क्योंकि h हमारा प्लैंक कांस्टेंट फिक्स है, पाई भी फिक्स वैल्यू हो गई, 4 हमें दिए ही हुआ है. सो व्हाट यू कैन से दैट दिस प्रोडक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास. If it is inversely proportional to the mass, तो अगर ऑब्जेक्ट बहुत हैवी है, अगर ऑब्जेक्ट बहुत हैवी होगा तो इन दोनों का प्रोडक्ट बहुत छोटा आएगा, और अगर बहुत छोटा प्रोडक्ट आएगा तो एक वैल्यू को निकालना सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा हमारे लिए. जब दोनों, सपोज मैंने बोला कि डेल्टा v इंटू डेल्टा एक्स का वैल्यू ही बहुत कम आ गया है ना, अगर m बहुत ज्यादा है और ये वैल्यू बहुत कम आ गया तो फिर अलग अलग निकालोगे तो वो इनसिग्निफिकेंट वैल्यू आएंगी, तो वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते. और अगर मास बहुत कम है तो फिर ये वैल्यू बड़ी हो जाएंगी, और अगर ये वैल्यू बड़ी हो जाएंगी तो कम से कम एक सर्टेन वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, विच कैन बी कैलकुलेट एक्यूरेटली. सो दैट इज द वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला, यहां पर एक एग्जाम्पल देखो. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग दैट, फॉर एग्जाम्पल ठीक, दो ऑब्जेक्ट अपन लेके चलते हैं, सपोज 2 ऑब्जेक्ट्स या 2 पार्टिकल्स. ठीक है, जिसमें से एक मैंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैंने मास बोला सपोज 1.75 इंटू 10 टू द पावर -2 ग्राम. ठीक, ऐसा मैंने बोला. और सेकंड मैंने बोला कि सपोज इन द सेकंड केस, सपोज आई एम टेकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन. मैंने सेकंड ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन का लिया, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 पावर -31. यही हुआ ना, 9.1 इंटू 10 पावर -31. ठीक, अगर ग्राम में लेके चलेंगे तो -28 कर दिया तो ये हमारा ग्राम हो गया. अब देखो, अगर इन दोनों के लिए मैं इस प्रिंसिपल को वैलिड करूं तो ये क्या होगा, डेल्टा v इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई इंटू 1.75 इंटू 10 पावर -2. यहां पे अगर लेके चलोगे तो डेल्टा v इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई इंटू 9.1 इंटू 10 पावर -28. ठीक, अब समझो कितने आसान सी वैल्यू. ये वैल्यू बिगर है, ये वैल्यू बहुत छोटी है, तो क्या होगा, यहां पर जो डेल्टा v डेल्टा एक्स आएगा वो कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट आएगा. It shows something significant value which we can calculate. और यहाँ ये बहुत छोटा वैल्यू है तो डेल्टा v इंटू डेल्टा एक्स इज बिकम इनसिग्निफिकेंट. ये इनसिग्निफिकेंट वैल्यू हो गई. ठीक, सो दैट्स व्हाई दिस इज द बिगेस्ट डिमेरिट or what we can say significance of the Heisenberg uncertainty principle, कि this principle is valid for which type of the object? This principle is valid for माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट. अगर आप मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट लेंगे तो ये प्रिंसिपल वैलिड नहीं करेगा, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन को प्रिविलेज मिला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सोचो ना कितना मास है, कितना छोटा है. इसलिए जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होंगे उनका जो नेचर होगा वो वेव के फॉर्म में भी ट्रांसमिट करेगा, पार्टिकल के फॉर्म में भी रहेगा, दोनों बातें हो गई. सो दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल. So my dear, today in this short video I simply explained with you about the de Broglie equation and the Heisenberg uncertainty principle.
Okay, so you please go through that. Today I will send some of the questions to you based on the de Broglie equation and the Heisenberg, and moreover you also go through the demerits of the Bohr's atomic model, because after the Bohr's atomic model this point was there. बोर्स के जो एटॉमिक मॉडल के डिमेरिट्स थे, हालांकि उनके मेरिट्स भी बहुत ज्यादा थे, बट जो भी डिमेरिट थे वो इन पॉइंट से जाके दूर हो पाए। तो सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है de Broglie equation, lambda is equal to h upon mv, and the second one was the this is the Heisenberg uncertainty principle. But you please remember that de Broglie equation as well as the Heisenberg uncertainty principle both are valid for which type of the object? Both are valid for the which type of the object? Microscopic object. क्यों होगा? मैंने आपको पूरा एक आंसर दिया। यहाँ पर एक पॉइंट और भी बन के आता है। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ने ये भी प्रूफ किया कि इसी बात से प्रूफ होगा कि why electron cannot be put into the nucleus, why electron cannot be placed into the nucleus, ये भी एक बात है। इसी वजह से आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से प्रूफ कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कभी न्यूक्लियस में हो ही नहीं सकता, हमेशा बाहर ही रहेगा। और अगर बाहर रहेगा तो देखो क्या बात हुई, ऑर्बिट्स क्या बोलते हैं? ऑर्बिट कहते हैं साहब इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, मतलब आप वहां पे वेलोसिटी की भी बात कर देते हो और पोजीशन की भी बात करते हो। बट हाइजेनबर्ग ने अपनी वैल्यू से प्रूफ कर दिया कि वेलोसिटी अगर सर्टेन होगी तो पोजीशन अनसर्टेन होगा। मान लो मैंने आपसे बोला कि कोई इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में है, तो चलो पोजीशन तो आपने बता दी, बताओ वेलोसिटी कैसे बताओगे कि वो तो कम ज्यादा होगा। और अगर आपने वेलोसिटी बता दिया तो पोजीशन नहीं क्लियर होगा। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बाद ही ये स्ट्रांगली रिकमेंडेड हो पाया कि न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर पाथ जैसी कोई चीज नहीं है। आउटसाइड द न्यूक्लियस देयर इज द ओपन एरिया, देयर इज द 3 डायमेंशनल एरिया वेयर, और वहां पर भी क्या है, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। वहां पर भी इलेक्ट्रॉन कहीं कम होंगे कहीं ज्यादा होंगे, तो उसी एरिया को बाद में जाके हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। Okay, so again tomorrow when I will come, I will try to again connect with you with the live streaming class. Hope so tomorrow it will be possible. So for today dear, you please go through that and solve some of the question based on that today I will send in a form of the worksheet. Okay, thank you so much. Goodbye.